मित्रों नमस्ते। पिछले वीडियो में मैंने आपको ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है और उसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है वो मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में आपको ब्रेन स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स या मतलब कि जोखिमी कारण क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स दो तरह के होते हैं, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स मतलब जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपके फैमिली हिस्ट्री है कि आपके फादर या मदर या दादा या दादी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था तो आपके ऊपर भी उसका खतरा रहता है कि ये हो सकता है, बट ये हम चेंज कर सकते नहीं हैं। जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी एज 50-60 से ज़्यादा होती है तो हमको ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा ज़्यादा रहता है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हम मॉडिफाई कर सकते नहीं हैं, बट इसके अलावा बाकी जो सारे रिस्क फैक्टर्स हैं वो मॉडिफाइबल है। मतलब यदि हम उसके ऊपर ध्यान दें, उसके ऊपर काम करें तो हम वो रिस्क मिटा सकते हैं। तो ब्रेन स्ट्रोक के सबसे कॉमन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर सबसे बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक होता है। यदि हम ब्रेन स्ट्रोक के 100 मरीज लेंगे तो उनमें से 65 से 70 मरीजों में ब्लड प्रेशर होता है। और ब्लड प्रेशर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ब्लड प्रेशर होने के लक्षण कुछ नहीं होते। आपको कुछ जब तक आप डॉक्टर के पास जाओगे नहीं, ब्लड प्रेशर नापोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको ब्लड प्रेशर था। जब टारगेट ऑर्गन में इंजरी होगी, जैसे कि हार्ट अटैक आएगा या ब्रेन स्ट्रोक है या किडनी में नुकसान होगा या आंख में नुकसान होगा, तभी आपको पता चलेगा कि अरे मुझे तो ब्लड प्रेशर था। तो इसलिए 30-35 के बाद हर इंसान को एटलीस्ट 3-6 महीने के में एक बार अपना ब्लड प्रेशर नपवा लेना चाहिए, अगर ये हम बचाना चाहें तो। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है ब्रेन स्ट्रोक का वो है तंबाकू या टोबैको का सेवन। तो टोबैको भारत में अलग अलग तरीके से लोग यूज़ करते होते हैं। कुछ लोग पान मसाला के या गुटखा के तरीके से मुंह में खाते होते हैं, कुछ लोग तबकी की तरह उसको दांत में या घसते होते हैं या नाक में लेते होते हैं। ज़्यादातर लोग बीड़ी या सिगरेट के तौर पे बीड़ी का टोबैको का यूज़ करते हैं। तो टोबैको एक बहुत ही साइलेंट किलर है। आप जब ये शुरू करते हैं तो आपको जनरली शुरू होता है जनरली युवानी में, दूसरों को देखा देखी में कि ये करने से मैं स्मार्ट लगूंगा, ये फैशन की तरह है। पर जब ये यूज़ करने लगते हैं तो हमारे बॉडी में ऐसे बदलाव होते हैं जिससे हम इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं और इसकी वजह से ये छोड़ना मुश्किल होता है। और तंबाकू से अपने ब्रेन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ब्रेन के अंदर जो खून की नसें होती हैं उनमें क्लॉट बनना का खतरा ज़्यादा हो जाता है। जिस तरह से हार्ट अटैक होता है, टोबैको से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, टोबैको से आँख में भी नुकसान हो सकता है, उसी तरह से ब्रेन में भी ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ज़्यादातर लोग टोबैको के बारे में जानकारी लेते हैं तब उनके पैकेट्स के ऊपर जो सिर्फ कैंसर दिखाते हैं, बट कैंसर ही नहीं, ब्रेन स्ट्रोक करने में भी टोबैको इस्तेमाल करना बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर्स है। और हमारे यहाँ ये पाया जाता है कि ब्रेन स्ट्रोक के 100 मरीज उनमें से 60 से 65 लोग किसी न किसी तरह से तंबाकू का उपयोग करते होते हैं। तो यदि आप टोबैको आज ही छोड़ दें तो ब्रेन स्ट्रोक का खतरा आपका बहुत कम हो सकता है। और ये कहते हैं कि अगर आपने 7 साल कोई टोबैको इस्तेमाल नहीं किया तो आपका रिस्क घट के नॉर्मल इंसान जितना ही स्ट्रोक रिस्क हो जाता है। इसके बाद जो तीसरा बड़ा रिस्क फैक्टर है ब्रेन स्ट्रोक करने का वो है बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना या मोटापा होना। तो कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज़ है जो हम यदि खाने में ज़्यादा ऑयली फूड, ज़्यादा फास्ट फूड, ज़्यादा तेल का उपयोग करें तो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। उसके साथ साथ यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप मोटे हो, तो भी आपको स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ जाता है। तो यदि आप स्ट्रोक होना नहीं चाहते हैं कि यदि आपको स्ट्रोक ना हो तो आपको ऑयली फूड्स, घी वाला खाना, तेल वाला खाना कम खाना चाहिए और आपको नियमित एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपना वज़न घटाना चाहिए। ब्रेन स्ट्रोक का चौथा कारण है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ ऐसी बीमारी जिसमें हमारे खून के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये कैसे पता चलेगा कि आपको डायबिटीज़ है? तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे आपको भूख ज़्यादा लगना, आपको प्यास ज़्यादा लगना, आपको यूरिन करने का मन ज़्यादा करना, आपको स्किन में बार बार इन्फेक्शन होना, आपको स्किन में खुजली आना, आपके पाँव में नसों में झुंझुनाहट पैदा होना, खुजली होना, या आपका कभी कोई घाव हो तो तुरंत वो रूज नहीं आता हो।
ये सारे डायबिटीज़ के लक्षण हैं। बट बेस्ट तरीका इसको निदान करने का आपका ब्लड शुगर चेक करवाना। तो आपका ब्लड शुगर भूखे में चेक करो और खाना खाने के 2 घंटे के बाद शुगर चेक करो। तो यदि आपका भूखे पेट शुगर 106 से ज़्यादा आता है या खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला शुगर 200 से ज़्यादा आता है, तो इसका मतलब है आपका डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ को कई बार बोलते हैं डॉक्टरी लोग जोक्स में कि स्वीट पॉइजन है, कि मीठी छुरी है। तो क्यों ऐसी है कि इसमें आपको खाने का मन खूब करता है, आप मीठी चीज़ें खाते हो, आप एक्सरसाइज कम करते हो और धीरे धीरे इसमें सडनली कुछ नहीं होता, बट धीरे धीरे आपके अंगों में नुकसान होना चालू होता है। तो डायबिटीज़ से हार्ट खराब हो सकता है, ब्रेन में स्ट्रोक होने का खतरा ज़्यादा हो सकता है, किडनी में नुकसान हो सकता है और आँख में नुकसान हो सकता है। तो डायबिटीज़ ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। आपको नियमित हर साल एटलीस्ट एक बार शुगर चेक कर लेनी चाहिए और आपका अगर आपको डायबिटीज़ है तो डॉक्टर से मिलकर उसकी दवाइयों का नियमित सेवन करना चाहिए। 5वीं चीज़ जो इम्पोर्टेंट है ब्रेन स्ट्रोक करने में, वो है हमारे हृदय की धबकारा अनियमित होना, जिसको मेडिकल भाषा में बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। तो कई बार क्या होता है कि अगर यदि हमारी एज 40, 50, 60 से ज़्यादा होने लगती है तो हमारे हृदय की धड़कन जो होती है वो अनियमित होती है। सबकी अगर आप उंगली से रख के हाथ पे रखोगे या छाती पे हाथ रख के देखोगे तो हमारी धड़कन आपको महसूस होगी। तो एट्रियल फिब्रिलेशन ऐसी बीमारी है जिसमें हृदय की धड़कनें अनियमित हो जाती है। तो हृदय में धड़कन अनियमित होने से हृदय में खून का बहाव थोड़ा सा अटकता है और वो गट्ठा निकल के ब्रेन में जाने से ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो आपको नियमित आपका हृदय धड़कन ठीक चल रही है कि ये देखना चाहिए। और यदि आपकी धड़कन अनियमित हो तो डॉक्टर से मिलके कुछ दवाइयाँ लेनी चाहिए जिससे आपका ब्रेन स्ट्रोक का खतरा दूर हो सके। दूसरी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे गले की नस में जहाँ से जो हृदय से ब्रेन में खून जाता है, वो नस में अगर क्लॉटेज हो या ब्लॉकेज हो तो उसमें से गट्ठा निकल के ब्रेन में जाने से ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ये ऐसी चीज़ है जिसका कोई लक्षण नहीं होगा, बट यदि आप गले का डॉपलर या गले का टेस्ट करोगे तो उसमें ये पता चल सकता है कि हमको क्लॉट गले में था। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक्सरसाइज की कमी। आजकल आप देख रहे होंगे सब लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज कीजिए, एटलीस्ट आपको दिन में 30 मिनट से 45 मिनट तक रोज़ वॉक करनी चाहिए। ये क्यों ज़रूरी है? यदि आप हर दिन इतनी एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपके हृदय का काम, खून की नसों का काम, ब्रेन का काम बिगड़ता है। इसकी वजह से आपको ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा रहता है। तो अब ये कहते हैं कि सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। मतलब क्या है कि पहले हमारी लाइफस्टाइल कैसी होती थी कि हम गांव में रहते थे, खेत खलिहान में काम करते थे, हल जोतते थे, पूरा दिन हम मैनुअल एक्सरसाइजेस करते रहते थे। पर जैसे ही हम गांव से शहरों की तरफ बढ़ने लगे हैं और हम लोग सोफिस्टिकेटेड ज़िंदगी जीने लगे हैं तो ज़्यादातर हमारा काम कम हो गया है। ज़्यादातर अब हम साइकिल यूज़ नहीं करते, कार्स, 2 व्हीलर्स ये यूज़ करते हैं। हमारा ज़्यादातर जॉब जो है वो बैठ के कंप्यूटर लेके बैठ के काम करने या मेज़ और कुर्सी लेके उस पर काम करने का ही जॉब रह गया है। और हमारे पहले के ज़माने हम लोग 6 से 8 घंटा काम करते थे, अब ज़्यादातर लोग दिन में 12 से 15 घंटे काम करते हैं। तो इस वजह से एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। तो इससे भी अगर यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपको ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ ये सारी चीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। तो यदि आप ब्रेन स्ट्रोक से बचना चाहते हैं तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप ब्लड प्रेशर चेक करते रहिए। यदि आपको ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की दवाई खाइए। यदि आपको डायबिटीज़ है तो उसकी कंट्रोल कीजिए। ऑयल कम खाइए, घी कम खाइए, कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखिए। बैठालू जीवन मतलब हमेशा बैठे रहना मत कीजिए। एक्सरसाइज एक्टिवली एटलीस्ट एवरी डे 30 to 45 मिनट्स के लिए वॉक, जॉग कीजिए। आपको जिम में जाके एक्सरसाइज बॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स आप एक्टिवली वॉक या जॉग कीजिए। स्मोकिंग आप बिल्कुल मत कीजिए और उसी तरह से तंबाकू का इस्तेमाल किसी भी तरह से न करिए और अल्कोहल का सेवन भी मत करिए। अल्कोहल भी ज़्यादा लेने से आगे चल के आपको हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर, लीवर डिजीज़ ये सारी चीज़ होने का खतरा है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपका ब्रेन स्ट्रोक होने का रिस्क जो है वो 90% तक कम हो सकता है। तो आप सबको मेरी ये अनुरोध है कि आप ये इतनी सारी चीज़ें ध्यान में रखें और ये चीज़ें अवॉइड कीजिए ताकि हम ब्रेन स्ट्रोक का होने की फ्रीक्वेंसी कम कर सकें।